हेलो इंडियन फ्रेंड्स। आप वर्तमान में देख ही चुके होंगे कई सारे अखबारों में कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग के कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर एक काफी अच्छी बहस चल रही है। यह बहस संवैधानिक पीठ के पास चल रही है। संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता हमारे जस्टिस के.एम. जोसेफ कर रहे हैं। उनके साथ जो अन्य 4 जजेस हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार है: जस्टिस अजय रस्तोगी जी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी, जस्टिस ऋषिकेश रॉय जी एंड जस्टिस सी.टी. रवि कुमार जी। हमारे इन 5 माननीय न्यायाधीशों के द्वारा उस केस को देखा जा रहा है और हमारे चीफ जो क्या नाम है जस्टिस के.एम. जोसेफ ने इसके ऊपर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान दौर में हमें एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन ले सके यदि कोई शिकायत मिलती है। यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर कमजोर होंगे तो वह किसी भी प्रकार से किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ना ही ले पाएंगे, जो कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निष्पक्ष माना जाता है और जनता भी उस पर अपना विश्वास बनाए रखती है कि यह लोकतंत्र को बनाए रखेंगे। इसके ऊपर जो राय चल रही थी उसमें जो वकील थे एडवोकेट, उनने एक और दलील दी। उनने कहा कि सरकार ने पिछले 7 सालों में 2015 से लेकर 2022 तक 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदल दिया है। किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना कार्यकाल भी पूर्ण नहीं कर पाया है। और वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, जिनकी नियुक्ति 21 नवंबर को की गई है, वो जिला चलते ही कर दी गई। जिला चल रही थी 19 तारीख को और 21 तारीख को नियुक्ति कर दी गई, जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो फाइल है, जिस प्रक्रिया का आपने पालन किया उनको नियुक्ति करने के लिए, वो फाइल भी हमारे पास पेश करें। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ ने, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि हमको लगता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति के लिए एक चयन निकाय बनाया जाना चाहिए जो कि स्वतंत्र हो, जिससे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्वतंत्र होकर चुने जा सकें और एक स्वतंत्र व्यक्ति हो जो किसी भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें यदि कहीं भी कोई भी चूक होती है। तो आज के इस पूरे प्रकरण में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना, जो हमारे पेपर्स में आ सकता है। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इतिहास पढ़ लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनी थी, लेकिन वो कलकत्ता में बनी थी। उसके बाद भारत में मद्रास एंड बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। लेकिन जब आप पढ़िए, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया 1861 में, इसके तहत जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की सुप्रीम कोर्ट थी उनको खत्म कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया। ठीक है, तो सारी पावर्स, अपर पावर किसके पास चली गई? हाईकोर्ट्स के पास। उस समय पे जो हाईकोर्ट एक्ट के तहत हाईकोर्ट्स बनी थी उनके पास। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसके तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और यह फेडरल कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर थी। और आजादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सिटिंग 28 जनवरी 1950 को की है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 26 को लागू हुआ संविधान, 28 को। चलिए अब देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट के 124 से लेकर आगे तक, उनमें से जो कुछ कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है उनको मैंने आपके लिए रखा है इसमें। आर्टिकल नंबर 126 कहता है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बताता है सुप्रीम कोर्ट का। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है जो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए, किसी नीचे की अदालत से ऊपर न पहुंचे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। जैसे केंद्र और राज्य का कोई विवाद है, एक, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है, इस तरीके के विवादों को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जाते हैं। 132 बताता है एपेलेट की, अपील की गई है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी सर्टेन केसेस में। 133 सिविल मैटर के केसेस में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में बताता है। 134 क्रिमिनल मैटर्स के बारे में बताता है। 141 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून सभी कोर्ट्स पर लागू होगा। 142 बोलता है सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए या कोई भी निर्णय को जारी करने के लिए देश में या उस व्यक्ति के लिए कोई भी डिक्री जारी कर सकता है। 143 बोलता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की सलाह ले सकते हैं। चलिए देन हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्वालिफिकेशन क्या होती है जजेस की। सबसे पहली क्वालिफिकेशन भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो कंफर्म। उसके बाद जो 3 है उनमें से कोई भी एक हो चलेगी। पहली, या तो आप 5 साल के लिए न्यायाधीश रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर
आप एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए हाई कोर्ट में, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नजर में, ठीक, इन तीन में से कोई भी एक, और एक भारत के नागरिक होना, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सॉरी, चलिए अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट, लेकिन उनको नाम जाती है कॉलेजियम के द्वारा। कॉलेजियम की जो प्रक्रिया वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं टोटल स्ट्रेंथ। वर्तमान समय में टोटल केवल 27 न्यायाधीश हैं अभी, लेकिन सीट्स कितनी हैं? 31 से 34, जिसमें सीजीआई भी इंक्लूड है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड है उसमें। 31 से 34 सीट है, वर्तमान में 27 न्यायाधीश हैं। 31 से 34 कब की गई? 2019 में एक एक्ट आया था उसके द्वारा, ठीक है। रिटायरमेंट एज 65 साल है, लेकिन कोई भी मिनिमम एज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, कोई मिनिमम एज नहीं है, ठीक। रिमूवल, प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के द्वारा रिमूवल हो सकता है, लेकिन वह ऑर्डर जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास किया जाना चाहिए। इसलिए आज तक कोई भी न्यायाधीश का रिमूवल नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, आसान नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। और वैसे भी किसी भी न्यायाधीश ने ऐसा कोई ऐसा कार्य नहीं पहुंचा कि उनको रिमूवल करने की नौबत आ जाए। एक बार हुआ था बंगाल के, कोलकाता के, लेकिन उनका रिमूवल होता उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए भी ये प्रक्रिया आगे तक नहीं पहुंच पाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो हाईकोर्ट के जज थे आई थिंक, कलकत्ता हाईकोर्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका सुप्रीम कोर्ट समापन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हमारे संविधान जब लागू हुआ उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, ठीक। इलेक्शन कमीशन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर देखिए। इलेक्शन कमीशन जब बना था अपने प्रारंभिक स्वरूप में वह सिंगल मेंबर बॉडी था, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। मगर 1989 में राजीव गांधी सरकार ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। मगर उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने पुनः इसमें अमेंडमेंट करके इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। और वीपी सिंह ने, आपको बताता हूं, टीएन शेषन को इलेक्शन कमिश्नर बनाया। और टीएन शेषन का नाम तो मेरे ख्याल से भारत का कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इलेक्शन के बारे में कोई भी राजनेता ऐसा कोई है नहीं जो उनको नहीं जानता। टीएन शेषन एक नजीर बन गए थे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, कि हो इलेक्शन कमिश्नर तो उनके जैसा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जगह में कहा था टीएन शेषन बार बार नहीं होते, हमको टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर याद रहते हैं। वो नजीर बन गए थे, और उनको देखते हुए फिर ऐसा लगा उनको कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए नरसिम्हा राव सरकार ने 1993 में पुनः अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया, जिससे अन्य कमिश्नर को अपॉइंट करके टीएन शेषन पर कंट्रोल किया जा सके, ऐसा कहते हैं कई सारे विश्लेषक। परंतु टीएन शेषन का तो अपना ही अलग रुतबा था, उनने उन कमिश्नर्स को काम ही नहीं दिया। उनने कहा आप मेरे पर कंट्रोल करेंगे, मैं आपको करने नहीं दूंगा। तो 1993 में पुनः अमेंडमेंट आया और इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं इसमें कितने मेंबर्स होंगे। वर्तमान समय में 1+2 हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट पे। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स। अब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड इलेक्शन कमिश्नर को। इनका टेन्योर फिक्स है, 6 साल हो जाए या फिर 65 की उम्र हो जाए, ठीक है। और वो स्टेटस इनको रिमूवल करने का जो भी है, एंजॉय स्टेटस एंड रिसीव सैलरी पर्क्स एज अवेलेबल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को जो सैलरी मिलती है, जो पर्क्स मिलते हैं, फैसिलिटीज, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती हैं। रिमूवल की प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है उसी तरीके से रिमूवल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ना कि इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी तरफ से राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देगा, सर इसको निकाल दीजिए, तो राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार पर निकालेगा, कोई भी बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में कितने लोग होंगे या कितना क्षेत्र होगा, उसका निर्धारण डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट द्वारा गठित होता है। इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स रहते हैं। दूसरा पॉइंट, किस क्षेत्र में कितने इलेक्टोरल नए लोग जुड़े हैं 18 साल से ऊपर इलेक्शन के लिए, उनका नाम लिखना, उनका इलेक्टोरल रोल तैयार करना, ये सारा इलेक्शन कमीशन का काम है। तीसरा,
किसी भी पार्टी को रिकॉग्निशन देना कि हाँ ये आम आदमी है, ये एनसी है, ये बीजेपी है, उनको सिंबल देना, ये तीसरा। चौथा, आचार संहिता को लागू करना। पांचवा, अगर कहीं भी कोई व्यक्ति जैसे कि डेथ हो गई है या उसने इस्तीफा दे दिया है तो, और उसके साथ साथ कहीं भी चुनाव होने हैं 5 साल के बाद, तो इसकी डेट डिसाइड करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। सरकार उसको नहीं बताएगी कब आपको डेट चुनाव कराने हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका पॉलिटी का 2 टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट, समाप्त होते हैं। और आपने वर्तमान समय की जो न्यूज थी उसको भी समझ लिया। आगे जैसे जैसे इसमें कोई भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।